नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और नए स्टडी में। तो दोस्तों आज तीसरा दिन है और हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज हम पढ़ेंगे जलवायु और मृदा अपरदन। जलवायु और मृदा अपरदन से क्वेश्चन जरूर एक आता है, ठीक है। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और मैं बेसिकली नया क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ उनमें से ही क्वेश्चन आएगा। अगर आपका आगामी परीक्षा में जेल वार्डन वगैरह में है, जेल वार्डन हुआ या यूपी ऐसी कोई परीक्षा होती है या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको आप एक बार देख लीजिएगा। ये जितनी भी मैंने उत्तर प्रदेश की वीडियो करवाए हैं अभी तक, उनकी प्लेलिस्ट को एक बार अगर आप देख लेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो आपकी जलवायु है ये आपकी उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। गोरखपुर जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी हैं वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ये वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है? 184.7% तक होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रदेश में मार्च से जून तक कौन सी वर्षा होती है? तो मार्च से जून तक कौन रहती है आपकी? ग्रीष्म ऋतु। फिर अगर प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन होता है? वो होता है आपका जून। फिर आपका आ सकता है कि सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ का रिकॉर्ड किया गया है? तो ये आपका किया गया है बुंदेलखंड का। ये अभी 2019 में ही रिकॉर्ड किया गया था। तो ये था आपका 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज़्यादा तापमान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, क्वेश्चन आएगा प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक कौन सी वर्षा ऋतु रहती है? तो आपकी वर्षा ऋतु रहती है। ये आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको खुद ही मालूम होगा, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है आपको महीने से ना याद हो तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने का कारण है। जो बुंदेलखंड है ये नीचे की तरफ जो है, ये आपका कुछ मैप इस तरह से बनेगा। देखिए मैं मैप बना कर देता हूँ। ये इस तरह से कुछ है। तो ये जो नीचे का है ये पोर्शन बुंदेलखंड वाला, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। और इसका गर्म रहने का कारण क्या है? क्योंकि ये कर्क रेखा के नज़दीक है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। मथुरा में वर्षा जो होती है सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गोरखपुर में। प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पढ़ते ही याद हो जाए। मथुरा में सबसे कम वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ जी ज़्यादा बरसते हैं अवसरों पर, तो वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ? गोरखपुर में। और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने पहाड़ उठा रखा है। तो पहाड़ उठा रखा है तो वहाँ वर्षा कम होती है। अगला देखते हैं। संभावित वर्षा की अवधि में सर्वाधिक गोरखपुर में 56 दिन, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन हैं। प्रदेश में जो अधिकांश वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। प्रदेश में अधिकांश जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। ये जो आपका मैप है भारत का, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली वर्षा से होती है। प्रदेश की कुल भूमि में आर्द्र भूमि 5.15% है। प्रदेश की जो आर्द्र भूमि है वो कितनी है? 5.15%। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है? ये आपका सोनभद्र है और इसकी भूमि 5.08% आर्द्र है। अच्छा, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को पूर्वा कहते हैं। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को पूर्वा कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में होती है। प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवाती और संवहनी वर्षा होती है। प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवाती और संवहनी
वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग में अधिक तापमान होने के कारण मुख्य कारण कर्क रेखा का नज़दीक होना। दक्षिण भाग कौन सा है? ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। ये उत्तर से दक्षिण है ना, उत्तर में आपका सहारनपुर और नीचे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है। सबसे कम आर्द्र भूमि वाले जिले बागपत और हाथरस हैं। सबसे कम आर्द्र भूमि वाले जिले बागपत और हाथरस है। आगे देखते हैं मृदा एवं मृदा प्रदान। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा थे। क्वेश्चन आएगा, प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? तो 20 हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20। प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो ये आपके 9 हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? ये कृषि लिखा है, इसको अगर हम यहाँ पे मात्रा इसे लगा दें, इस तरह से कर दें तो 9 हो जाएगा। तो प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र, कुल मृदा समूह क्षेत्र तो ये कितने हैं? आपके 8 हैं। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? ये आपके 8 हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। जैसे माँ इस तरह से बनाए, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8। देखिए आपको याद, या तो आप रट लीजिए और या फिर कोई ट्रिक बना के याद कर लीजिए। दोनों काम में से जो हो सके वो कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे केवल ऑप्शन में टिक करना है। तो ये नहीं कि बिल्कुल याद ही कर लें, कुछ ऐसा रिलेट कर दीजिए उसको कि आपको जैसे ही आप क्वेश्चन देखें तो आपने जो ट्रिक बनाई है उस पर ध्यान जाए और आपका क्वेश्चन बन जाए। आगे देते हैं। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी मिलती है, जैसे करेलिया कपासी मृदा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी मिलती है, जिसे करेलिया कपासी मृदा भी कहते हैं। प्रदेश के अलीगढ़, एटा, मैनपुरी व कानपुर जिलों में लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। ये जो 4 जगह हैं यहाँ पर लवड़ी मृदा एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवड़ी मतलब होता है जैसे मैदान में कहीं जाते हैं, खेत में देखते हैं नहीं, सफ़ेद सफ़ेद कलर की मिट्टी हो जाती है, फूल सी जाती है, उसको लवड़ी मिट्टी कहते हैं। झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली और दक्षिण इलाहाबाद में लाल मृदा पाई जाती है। झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली व दक्षिण इलाहाबाद में लाल मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जलीय प्रदन का वायु प्रदन से अपेक्षा अधिक प्रभाव है। जलीय प्रदन का प्रभाव ज़्यादा है, वायु प्रदन का प्रभाव कम है। जलीय प्रदन से ही ये चंबल वगैरह का निर्माण हुआ है। फिर परत अपर्दन समतल खेतों में सूक्ष्म तरीकों से होती है। परत अपर्दन समतल खेतों में सूक्ष्म तरीके से होती है, जिसे किसान समझ नहीं पाते हैं और खेतों की उर्वरता कम हो जाती है। इसीलिए इसे किसान की मौत भी कहते हैं, क्योंकि जब उर्वरता कम हो जाएगी, फसल कम होगी, तो इसे किसान की मौत कहा जाता है। अब नलका क्षरण से उत्तर प्रदेश का यमुना और चंबल का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। अब नलका क्षरण से उत्तर प्रदेश का यमुना और चंबल का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी कौन सी है? ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा को सामान्यतः ऊसर, बंजर, कल्लर या रेह नाम से जाना जाता है। जो लवड़ी और क्षारीय मृदा है उसको ऊसर, बंजर, कल्लर या रेह नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा, परवा कहते हैं इसको, ये पड़वा, मार को माड़ कहते हैं, राकड़ व भोंड मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड में जो लाल मृदा पाई जाती है उसको परवा या पड़वा, मार या भाड़, राकड़ या राकड़ व भोंडा मृदा पाई जाती है। वायु प्रदूषण से उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। अच्छा, वो जो वायु प्रदूषण जो होता है जितनी भी मात्रा में, वहाँ पर मथुरा और आगरा जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। जलीय प्रदूषण से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र ये हिमालय का तराई प्रदेश है। जलीय प्रदूषण से हिमालय का तराई प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है।
तो दोस्तों आज हमने जलवायु और मृदा परिवर्तन देख लिया। कल नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। आपको कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।